नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा विलयन के प्रकार। उससे आगे वाला जो टॉपिक होता है वो होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता एवं उनके मात्रक। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बहुत ही, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, उसमें से आपको न्यूमेरिकल अवश्य आएगा। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सीखेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सांद्रता की। तो सांद्रता क्या होता है? कंसंट्रेशन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। इकाई आयतन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं वो उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। इकाई आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। तो यानी कि अपन बात कर रहे हैं सांद्रता C बराबर इकाई आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या। मोल बटे आयतन होता है, या अपन इसको C सांद्रता C बराबर N/B। मोलों को किससे व्यक्त करते हैं? N से, और आयतन B। अगर इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें तो N मोल, और आयतन की हो गई लीटर इनवर्स। तो सांद्रता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, या अपन ऐसे कहते हैं मोल प्रति लीटर। अब जो सांद्रता होती है उसको दो मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। दो प्रकार के मात्रकों में क्या करेंगे अपन? सांद्रता को व्यक्त करेंगे। तो देखिए, सांद्रता के मात्रक देखें अपन। सांद्रता को दो मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। एक तो होते हैं भार आयतन मात्रक, या इसको बोलते हैं अपन द्रव्यमान आयतन मात्रक, या दूसरे होते हैं भार मात्रक, या द्रव्यमान मात्रक। अब भार आयतन मात्रक की बात करें तो ये सांद्रता के मात्रक हैं, यानी विलयन की अपन बात कर रहे हैं। तो विलयन में दो अवयव होते हैं, दो घटक उपस्थित होते हैं, एक तो विलय और एक विलायक। विलय और विलायक, ये मैंने यहाँ पे विलय लिख दिया और ये लिख दिया मैंने विलायक। हम कह रहे हैं यदि विलय की मात्रा को तो भार में व्यक्त करें, और आयतन को, और आयतन जो है विलय की मात्रा, विलायक की जो मात्रा है उसको किस में व्यक्त करें? आयतन की फॉर्म में व्यक्त करें। तो ऐसे मात्रक क्या कहलाते हैं? भार आयतन मात्रक। जब विलय की मात्रा को तो भार में तथा विलायक की मात्रा को आयतन में व्यक्त करें तो ऐसे मात्रक क्या कहलाते हैं? भार आयतन मात्रक। जब विलय की मात्रा को तो भार से और विलायक की मात्रा को किससे व्यक्त करें? आयतन से व्यक्त करें तो ऐसे मात्रक क्या कहलाते हैं? भार आयतन मात्रक। चूंकि इसमें आयतन टर्म आई हुई है, तो आयतन जिसमें भी आएगा वो राशि ताप से क्या होगी? प्रभावित होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर देखें तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, परिवर्तित होता है। तो जिसमें भी आयतन वाली फॉर्म आएगी वो राशि किससे प्रभावित होगी? बताओ, ताप से प्रभावित होगी। तो हमने इसमें लिख दिया कि भार आयतन जो मात्रक होते हैं वो ताप से क्या होते हैं? प्रभावित। भार आयतन मात्रक किससे प्रभावित होते हैं? ताप से। अब बात करें अपन भार मात्रक। तो भार मात्रक की बात करें, जब विलय की मात्रा और विलायक दोनों को ही किस में व्यक्त करें अपन?
भार में व्यक्त करें तो ऐसे मात्रक क्या कहलाएंगे? भार भार मात्रक कहलाएंगे। जब विलय तथा विलायक दोनों की जो मात्रा है उसको किस में व्यक्त किया जाए? भार में व्यक्त किया जाए तो ऐसे मात्रक क्या कहलाते हैं? भार भार मात्रक। क्योंकि इसमें आयतन वाली टर्म नहीं आई, आयतन नहीं आया, तो इसलिए ये राशि ताप से प्रभावित नहीं होती। तो भार भार जो मात्रक होते हैं वो ताप से प्रभावित नहीं होते। ताप से प्रभावित नहीं। भार भार मात्रक जो होते हैं वो ताप से प्रभावित नहीं होते। अब बात करें कि भार आयतन मात्रक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और भार भार मात्रक जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो भार आयतन मात्रक की बात करें तो जो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, एक तो होते हैं मोलरता, इसको मोलरिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, मोलरता। और दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। भार आयतन जो मात्रक हैं वो दो हैं, मोलरता मोलरिटी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। भार भार मात्रक की बात करें तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? मोललता, मोललता, मोलिलिटी बोलते हैं इसको। अगला है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, मास परसेंटेज। और तीसरे होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और चौथी जो होती है वो होती है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, या इसको अपन बोलते हैं मोल अंश, या इसको अपन बोलते हैं मोल प्रभाज, और इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो भार भार जो मात्रक हैं वो ये चार हैं। इनके बारे में इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर इनको अपन डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल भी साथ में लेंगे अपन। तो देखिए मोलरता, मोलरता क्या होती है? एक लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने ग्राम मोल घुले हुए हैं? 1 लीटर बिलियन है, उसमें कितने ग्राम मोल आपके घुले हुए हैं विलय के, वो क्या कहलाएगी? उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता। तो मोलरता जो होती है मोलरता बराबर विलय के ग्राम मोल, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और वो भी किस में लेना है आपको? लीटर में। मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, मोलरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, मोलरिटी, और इसको बोलते हैं मोलिलिटी। तो विलय के जो मोल हैं, मोल को व्यक्त किससे किया? N से, और आयतन को किससे व्यक्त करते हैं? V से। तो हमने ये लिख दिया M बराबर N/V, और ये किस में है? लीटर में। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं N बराबर, N मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार को हमने W से व्यक्त कर दिया और अणुभार को कर दिया हमने मॉलिक्यूलर वेट।
अणुभार, भार बटे अणुभार। तो इस मोल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V चला आ रहा है किसमें, लीटर में। अगर हम इसमें इसको ml में चेंज करें तो हमने क्या किया कि m बराबर W इंटू 1000 का गुणा कर दिया और ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, और अब किस में आया है ये ml में। तो मोलरता का फॉर्मूला निकल के आ गया ये m बराबर W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V किस में, ml में। ये विलय का भार है ऊपर और नीचे विलय का क्या है, अणु भार, क्योंकि n जो थे वो क्या थे, विलय के ग्राम मोलों की संख्या। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी विलयन की क्या निकालेंगे, मोलरता निकालेंगे। अब देखा हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये हमने 1 लीटर विलयन में घोला, 1 लीटर विलयन में विलय के कितने ग्राम में मोल है। अब चूंकि यहाँ परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट का मतलब क्या हो गया कि 1000 में नहीं, कितने में घोलना है आपको, 100 में घोलना है, चूंकि इसमें एक तो द्रव्यमान है और एक आयतन है। अब जब आयतन तो किसका होगा, द्रव का, और द्रव्यमान यानी ठोस का। तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि यदि दो अवस्थाएं ठोस और द्रव दी हुई हों तो द्रव अवस्था हमेशा ही किसका कार्य करती है, विलायक का कार्य करेगी। यानी इसमें आयतन जो होगा वो विलायक की फॉर्म में हो गया और द्रव जो हो गया वो क्या हो गया, विलय की फॉर्म में। यानी इसको इसमें घोलना है, ठोस को किस में घोलना है, द्रव में घोलना है। तो आयतन हमने कितना ले लिया, 100 ml। 100 ml क्यों लिया है, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। जब कुछ नहीं दे रखा था तो हमने क्या लिया, 1 लीटर में घोल दिया विलय के मोलों को। अब क्या किया हमने, परसेंट लगा हुआ है तो इसलिए हमने क्या किया कि 100 किस में घोले, ml में। 100 ml में घुले हुए विलय के ग्रामों में मात्रा, 100 ml विलयन में घुले हुए विलय के ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी अगर इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला अपने आप ही बन जाता है। आपको कैसे फॉर्मूला बनाना है कि परसेंटेज, ये W द्रव्यमान, वेट कह दें तो W अपॉन B बराबर, ये वही W अपॉन B इंटू परसेंट की वजह से कितने का गुणा कर दिया है हमने, 100 का। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। याद ही नहीं करना पड़ा हमको, जब न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला हमको याद ही नहीं करना, स्वतः ही जो चीज़ पूछ रहा है उससे ही अपन क्या लिख देंगे। हमसे पूछा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज और W वेट आयतन V बराबर वही फॉर्मूला W अपॉन V इंटू 100। क्योंकि हम डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो डेफिनेशन क्या बन जाती है कि 100 ml विलयन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा। यानी ये W जो होगा हमेशा किसका होगा, ऊपर जो राशि होगी वो किसकी होगी, विलय की। और ये किसका आयतन है बताओ, विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलय अपॉन विलयन होता है। आपके फॉर्मूले कभी गलत ना हो इसके लिए एक ट्रिक देखें अपन, सीधा सा फंडा है, दिमाग में रखना है, कभी नहीं भूलने हो गया आप, कि विलय का भार या विलय का आयतन हमेशा ऊपर आएगा, विलय वाली टर्म ऊपर आएगी और नीचे जो आएगा वो विलयन आएगा, विलयन का आयतन आएगा या विलयन का भार। केवल किसको छोड़ करके, मोललता को छोड़ करके। मोललता में क्या होता है, विलय अपॉन विलायक होता है, अन्यथा सभी फॉर्मूले जितने भी इस चैप्टर में पढ़ोगे आप विलय अपॉन विलयन होगा। केवल मोललता में क्या याद रखना है, विलय अपॉन क्या होता है, विलायक। दोबारा सुन लीजिए, इस पूरे चैप्टर में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी भी जो आपके
फॉर्मूले हैं उनको ना भूलें। तो उसके लिए सीधा याद रखना है विलय अपॉन क्या होता है, बिलियन। विलय का भार ऊपर और बिलियन का भार नीचे होगा सभी फॉर्मूलों में, केवल किसको छोड़कर, मोललता को छोड़कर, क्योंकि मोललता में क्या होता है, विलय अपॉन क्या होता है, विलायक लिखेंगे अपन। अब दूसरी बात ये याद नहीं होती तो आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, सीधा सा कि विलय का भार हमेशा कम होगा और नीचे बिलियन का भार होगा या किसका होगा, विलायक का, तो वो क्या होगा हमेशा ज़्यादा। तो आपको कम बटे ज़्यादा करना है। जब आपको विलय और विलायक आपको पहचान में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो सीधा कर देना कम बटे ज़्यादा। कम मात्रा तो ऊपर आएगी हमेशा और ज़्यादा मात्रा क्या आ जाएगी, नीचे। कम बटे ज़्यादा, विलय अपॉन बिलियन, कम बटे ज़्यादा, तो ये याद रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब बात कर रहे हैं मोललता की। भार मात्रक आ गए। भार मात्रक में देखें अपन कि यहाँ पे अपन देख रहे थे ये भार आयतन मात्रक था, तो हमने 1 लीटर बिलियन में घोला इसको, क्योंकि ये भार मात्रक है तो इसलिए हमको इसको किलोग्राम में ही घोलना है और इसमें बिलियन की जगह किस में घोलते हैं, विलायक में। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलरता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या। और मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। दोनों में बस क्या अंतर है, 1 किलो का और 1 लीटर का, और एक उसमें बिलियन लेते हैं और इसमें अकेले में क्या लेते हैं, विलायक में घोलते हैं। तो इसमें लिखा हमने 1 लीटर मोलरता की बात कर रहे हैं, मोलरिटी। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता। जबकि मोललता की बात करें तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। और मोललता को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से। एक ये अंतर है, उस मोललता को तो कैपिटल M से व्यक्त करेंगे और जबकि मोललता को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो मोललता बराबर विलय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और वो भी किस में लेना है आपको, केजी में। तो हमने लिखा ये m बराबर, हमने विलय के मोलों की संख्या अभी लिखी थी n, और विलायक का भार ये क्या है, WE है, लेकिन ये किसका है, विलायक का, और किस में ले लिया हमने ये, केजी में। जब इस n का मान रखा तो हमने वही n बराबर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार W और अणुभार मॉलिक्यूलर वेट इनटू W, और इसको ग्राम में लेने के लिए इसको ऊपर हमने कितने का गुणा कर दिया, वही 1000 का। अब ये ध्यान रखनी है ये बात कि ऊपर तो देखिए आप किसका भार आ रहा है, ये विलय का, और नीचे किसका भार आ रहा है, इसमें विलायक का। तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, इसमें विलय अपॉन क्या होता है, विलायक होता है। सभी फॉर्मूले जितने भी होंगे इस चैप्टर के उसमें विलय अपॉन बिलियन होगा। अकेले इस फॉर्मूले में मोललता के में विलय अपॉन क्या आता है, विलायक आता है। तो ये फॉर्मूला बन गया जिससे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। अगला देखिए द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको क्या है अपने मनी मन में देखें तो ये वास्तव में क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। 2 बार द्रव्यमान है जिसको एक बार लिख देते हैं अपन द्रव्यमान प्रतिशत पूछ के। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे पढ़ोगे आप द्रव्यमान प्रतिशत। तो फॉर्मूला अब इससे अपना आप बन गया। जब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का तो अब आसानी से जैसे ही द्रव्यमान प्रतिशत आ रहा है तो उसको आप खोल के देख लेना, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है तो इसका मतलब वेट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ,
कि परसेंटेज हमको W/W ही निकालना है, और ये फॉर्मूला W/W इंटू परसेंट की वजह से कितने का गुणा कर दिया हमने, 100 का। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात वही, ये किसका भार है, विलय का, और ये किसका भार है, विलायक का, बिलियन का, विलय अपॉन बिलियन। सभी फॉर्मूलों में विलय अपॉन क्या रहेगा, बिलियन रहेगा। अकेला जो फॉर्मूला है कौन सा, मोललता बारे में विलय अपॉन विलायक होता है, अन्य सभी फॉर्मूलों में विलय अपॉन क्या रखना है आपको, बिलियन। तो ये विलय का भार बटे बिलियन का भार इंटू 100। अब डेफिनेशन देखें अगर इसकी, तो क्या किया हमने, वहाँ आयतन था तो हमने 100 ml में घोला, यहाँ तो आयतन नहीं है, दोनों ही द्रव्यमान है, तो हमने 100 ml की जगह किस में घोल दो आप उसको, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा, 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा उस बिलियन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। अब बात करें पीपीएम की। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका जब फॉर्मूला आप बनाओगे तो क्या करना है आपको, पीपीएम बराबर W/W इंटू 10 पे घात क्या लगा दिया हमने, 6। पार्ट्स पर मिलियन लिखा है, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 पे घात 6। 1 मिलियन बराबर 10 पे घात 6 होता है, 1 मिलियन बराबर 10 पे घात 6। तो इसलिए हम परसेंट नहीं लग रहा, परसेंट था तो हमने 100 का गुणा कर दिया। अब मिलियन लगा हुआ है, मिलियन का मतलब 10 पे घात 6, इसलिए हमने कितने का गुणा कर दिया इसमें, 10 पे घात 6 का। तो ये ऊपर हमेशा ही विलय का भार और ये किसका भार, बिलियन का भार, विलय अपॉन बिलियन इंटू 10 पे घात 6। अगर डेफिनेशन देखें पीपीएम की तो यहाँ पे हम 100 किस में घोल रहे थे इसको, विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। अब कितने ग्राम में घोल दो, 10 पे घात 6 ग्राम, 10 पे घात 6 ग्राम बिलियन में घुली हुई, 10 पे घात 6 ग्राम बिलियन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा उस बिलियन की क्या कहलाती है, पीपीएम कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन। तो हम 10 पे घात 6 ग्राम में घोल रहे हैं, तो इसका मतलब पीपीएम का उपयोग अपन तब करेंगे जब बिलियन क्या हो, अत्यंत तनु हो। जब बिलियन अत्यंत तनु हो तो उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन। तो इससे अपन जैसे ही वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब, अगर ये अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो उनके लिए उन फॉर्मूलों में अपन को क्या याद रखना है कि पीपीएम ज्ञात करनी है। पीपीएम ज्ञात करनी होगी, पीपीएम तब ज्ञात करनी है जब विलयन क्या हो, अत्यंत तनु। अत्यंत तनु का मतलब विलय की मात्रा बहुत बहुत क्या हो, विलय की तुलना में कम। तो उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, पीपीएम का उपयोग करेंगे। अब देखिए मूल भिन्न, मूल भिन्न को देखें, मूल भिन्न को हम x से व्यक्त करते हैं, x, कैपिटल X से। तो मूल भिन्न जो बराबर होता है ना, देसी तरीके से आप याद रख लेना कि स्वयं के मूल बटे कुल मूल, स्वयं के मूल बटे कुल मूल, स्वयं के मूल बटे कुल मूल, ये देसी तरीका है, स्वयं के मूल बटे कुल मूल। अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी विलयन जो है उसमें दो चीज़ होंगी या दो घटक हो सकते हैं, तो उस घटक के मूल बटे विलयन के कुल मूल इज इक्वल टू क्या आ जाते हैं, मूल भिन्न, मूल फ्रैक्शन। तो किसी भी घटक के मूल में, किसी भी घटक के मूल में अगर कुल मूलों की संख्या का भाग दे दें तो जो मान प्राप्त होगा वो उस विलयन की क्या कहलाएगी, मूल भिन्न कहलाएगी। यानी ऐसे कह सकते हैं x बराबर,
घटक के मोल बटे क्या हो जाएंगे, कुल मोल। इसको अगर देखें अपन, हम कह रहे हैं माना किसी विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं ए और बी। माना किसी विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं ए और बी। ए के मूलों की संख्या माना Na और बी के मूलों की संख्या माना क्या है, बी है। तो ए की मूल भिन्न निकालें। ए की मूल भिन्न एक्स ए बराबर कैसे निकालेंगे, उस घटक के मूल स्वयं के मूल बटे कुल मूल। सीधा तरीका याद रखना, स्वयं के मूल बटे कुल मूल। ए की मूल भिन्न पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, स्वयं के मूल Na, कुल मूल दो ही अवयव हैं Na प्लस Nb। एक्स बी पूछा आपसे, बी की मूल भिन्न ज्ञात करो, तो बी की मूल भिन्न स्वयं के मूल Nb, कुल मूल Na प्लस Nb, ये आ जाएगा। ये मूल भिन्न निकल आई। अब एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं अपन, यदि एक्स ए प्लस एक्स बी किया जाए तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, कि किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है, एक आता है। किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है, एक आता है। चेक करके देख लीजिए आप। देखिए एक्स ए का मान रखिए आप Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस एक्स बी का मान Nb अपॉन Na प्लस Nb। एलसीएम लिया हमने, क्या आ जाएगा Na प्लस Nb, और ये आ जाएगा Na प्लस Nb, और ये कितनी बार गया, एक बार। तो आंसर क्या आ गया, एक आ गया। यानी किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है, एक आता है, यानी इकाई होता है। ये आपको क्या क्या का काम करेगा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे मूल भिन्न के, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आंसर चेक करने के लिए ये अपन देख लेंगे। जब मूल भिन्न निकालेंगे, अगर दो या दो से अधिक जो अवयव हैं, तो अगर उनको जोड़ के देख लेंगे, अगर उनका योग अगर एक नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे हमारा आंसर गलत है। यदि इन सबका जोड़ने के बाद आंसर एक आ रहा है तो हम कह देंगे हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। तो इससे हम आंसर चेक करेंगे अपने। अब अगर हमने क्या किया कि हमने लिए तीन अवयव, हम कह रहे हैं माना किसी विलयन में अब तीन अवयव हैं। देखो ए के मूलों की संख्या Na, बी के मूलों की संख्या Nb और सी के मूलों की संख्या क्या है, Nc। तो हमने ए की मूल भिन्न निकाली, ए की मूल भिन्न को एक्स ए से व्यक्त किया। एक्स ए बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। बी की मूल भिन्न निकाली, एक्स बी बराबर क्या आ जाएगी, स्वयं के मूल बटे कुल मूल। अब तीन अवयव उपस्थित हैं हमारे पास। अब सी की मूल भिन्न निकाली, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, स्वयं के मूल बटे कुल मूल। अब हमने क्या किया कि XA प्लस XB प्लस XC तीन अवयव उपस्थित हो गए, फिर भी सभी का योग कितना आएगा, एक। निकाल के देख लो भले ही। हम कह रहे हैं कि किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है, एक आता है। अब इसके बाद में इसमें ये क्वेश्चन था जैसे कि आपसे पूछ लिया कि उस सांद्रता के मात्रक का नाम लिखना है जो ताप से प्रभावित होता है। तो ताप से प्रभावित में आप मोलरता लिख सकते हो और द्रव्यमान प्रतिशत। आपसे पूछ लिया उस राशि का नाम लिखिए जो ताप से प्रभावित नहीं होती, तो हम क्या लिख सकते थे, मोलरता लिख दो, द्रव्यमान प्रतिशत, ppm और मोल अंश। ये राशि किससे प्रभावित नहीं होती, ताप से प्रभावित नहीं होती।
एक क्वेश्चन ये है कि किसी विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन ये है किसी विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मूलरता हमने अभी निकाला है m बराबर W इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू V ml में। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था। तो देखिए इसमें आयतन आ गया, आयतन आ गया, इसका मतलब हमने क्या किया, ताप को बढ़ाया। जैसे ही ताप को बढ़ाया तो आयतन में वृद्धि होगी, आयतन बढ़ेगा, गैस की फॉर्म में जाएगी वो। तो आयतन में क्या हुई बताओ, वृद्धि। आयतन का मतलब V क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। अब जब V बढ़ा है तो मूलरता के मान में क्या आ जाएगी, कमी। तो मूलरता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आंसर होता है हमारा किसी भी विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर क्या लिखते हैं हम कि किसी भी विलयन की मूलरता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि विलयन का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो इस वीडियो में हमने केवल आपको क्या देखे हैं, डेफिनेशन और फॉर्मूले देखे हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्या है, इनसे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं वो न्यूमेरिकल हम देखेंगे। धन्यवाद।